चलो दोस्तों, तो आज जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग होती क्या चीज़ है और इसके स्टेप्स कौन कौन से आते हैं जिसको मैन पावर प्लानिंग के अंदर। ये जो पीढ़ी है एक स्टार्टअप की पीढ़ी है। यहाँ पे हर रोज़ नए आइडिया जन्म लेते हैं और उससे भी ज़्यादातर आइडिया विलुप्त हो जाते हैं। किसी भी आइडिया को सक्सेसफुल होने के लिए एक राइट टैलेंट की ज़रूरत होती है। समझ लीजिए आपका कोई आइडिया है और उसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको सही टीम की ज़रूरत होती है। आप तो अपना 100% दे ही देंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपकी टीम भी क्या 100% देगी? क्या आपकी टीम के पास राइट टैलेंट है कि वो आपकी आइडिया को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें? तो इस टैलेंट को ढूंढने के लिए और उसको उस तरीके से मेंटेन रखने के लिए कि किसी का टैलेंट कुछ है वो वेस्ट ना हो, 100% देके किसी भी आइडिया को सक्सेसफुल करे, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स टीम मैनेज करती है। तो कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छे एसेट्स को बिल्डअप करने के लिए एक अच्छी टैलेंट एक्विजिशन टीम और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। जो कंपनी इस स्ट्रैटेजी के अंदर मास्टर्स कर ले, वो कंपनी का आधा काम तो ऐसे ही हो चुका। यानी कि उस कंपनी के पास आधा मीन्स टैलेंटेड लोग ऐसे ही आ चुके हैं। अब आधा काम बचा है उन लोगों को आइडिया को एग्जीक्यूट करने में। वरना तो ऐसा क्या होता है कि लोग अपने टैलेंट हायर तो कर लेते हैं, लेकिन अगर चाहे वो सही तरीके से कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट ना कर सके तो फ़ायदा क्या है? उनके पास टैलेंट ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हंट करती है ताकि वो अच्छी तरीके से इस टैलेंट को ढूंढे और हायर करे। किसी भी कंपनी के लिए सक्सेसफुल होना या फेल होना, ये टैलेंट एक्विजिशन टीम का बड़ा रोल होता है। चाहे वो कंपनी छोटी हो, मीडियम साइज़ की हो या बड़ी साइज़ की हो, स्मॉल, मिड और मीडियम, किसी भी साइज़ की हो, ये हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। तो बेसिकली आप इतना जान लीजिए कि क्वालिटी ऑफ द वर्क डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज़ क्वालिटी। यानी कि तो किसी भी काम की क्वालिटी उसके ऊपर काम करने वाले एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड होती है, और क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स हु मैनेजेस द मैन पावर। यानी कि और वो क्वालिटी, जो टैलेंटेड बंदा जो हायर हुआ है कंपनी के अंदर, वो डिपेंड करता है आपके हायरिंग टीम के टैलेंट के ऊपर या आपकी रिक्रूटमेंट टीम के टैलेंट के ऊपर। जितनी टैलेंटेड वो टीम होगी, जितनी एफिशिएंटली रिक्रूटमेंट टीम किसी को हायर कर सकती है, उतने एफिशिएंटली एम्प्लॉई आपके कंपनी में हायर होंगे। ये रिक्रूटमेंट टीम बेसिकली करती क्या है? रिक्रूटमेंट टीम अलग अलग प्रोसेस से गुजरती है किसी भी टैलेंट को हायर करने से पहले, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है मैन पावर प्लानिंग। तो मैन पावर प्लानिंग क्या है? मैन पावर प्लानिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड हाउ एंड व्हाट पोजीशंस टू फिल इन द कंपनी। मैन पावर प्लानिंग ये डिसाइड करना होता है कि कंपनी में किसको हायर करें, कहाँ हायर करें, हायर करना भी है या नहीं, ये डिसीजन लेने को मैन पावर प्लानिंग करते हैं। और इसको कैसे हायर करें वो भी मैन पावर प्लानिंग के अंदर आता है। 3 स्टेप्स ऑफ एनी मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग के अंदर मोटे तौर पे 3 स्टेप्स होते हैं। एक्नॉलेजिंग योर बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऑडिटिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, एस्टिमेटिंग द ऑप्टिमम नंबर ऑफ पीपल टू बी हायर। सबसे पहला तो स्टेप्स होता है एक्नॉलेजिंग योर बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने कंपनी की गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसको आखिर ये नए मीन्स उसको ये नई पोजीशंस, जो पोजीशन अवेलेबल है उसको करना क्या है, उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है जो कंपनी अचीव करना चाहती है, इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। सेकेंड स्टेप होता है ऑडिटिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस। तो सेकेंड स्टेप ये होता है कि कंपनी के गोल्स के लेके सही तरीके से एनालाइज करना कि कहीं कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ तो नहीं है जो ये अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके, या उसको बाहर से हायर करना पड़ेगा, या कंपनी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, या हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके गोल्स के लिए। कभी कभी होता है कि कोई बोलता है कि कोई 10 बंदे हो ऑलरेडी हायर किए हुए, वो बोलते हैं कि मुझे 5 बंदे और चाहिए, और ये उतना बिजनेस भी नहीं ला रहे 10 बंदे जो ऑलरेडी हैं।
और उनको उतना प्रॉफिट भी नहीं है, और ये 10 बंदे कुछ काम ही नहीं कर रहे, बस ऐसे बैठे हैं, बोलेंगे कि और मुझे 5 बंदे चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हायर करें, तो उसको भी ऑडिट भी करना चाहिए कि सही में इनको 5 बंदे चाहिए या सही में दूसरा उसका रिप्लेसमेंट कर दे, 5 बंदों को निकाल के कोई दूसरे बंदे ले ले, तब इम्प्रूवमेंट होगा। ये मैन प्लानिंग के अंदर सेकेंड स्टेप होता है। और तीसरा स्टेप होता है कि एस्टिमेटिंग द ऑप्टिमम नंबर ऑफ पीपल टू बी हायर्ड। एस्टिमेट, इसका अंदाज़ा लगाना कि कितने बंदे एक्चुअल में चाहिए। कोई बोलता है कि 5 चाहिए, कोई बोलता है कि 10 चाहिए। सही तरीके से कैलकुलेशन करके कि अंदाज़ा लगा के, हाँ भाई ये 5 मांग रहा है, लेकिन हमारा टारगेट को अचीव करने के लिए 5 बंदे की ज़रूरत नहीं है, बस 2 बंदे काफ़ी हैं, तो 2 ही बंदे को हायर कर, लेकिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। उस तरीके से एस्टिमेट करना मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायरमेंट, जैसे आपको जितनी कम से कम पोजीशंस को फिलअप करते हुए आपके गोल को अचीव करना है। कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी, एक अंदाज़ा लगाने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग 2 मेजरली पॉपुलर 2 मेथड के बारे में जानना चाहेंगे। एक तो है एक ट्रेंड एनालिसिस और एक है रेशियो एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग पहले तो हम लोग स्टडी करते हैं कि प्रीवियसली रिक्वायरमेंट्स कितनी थी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। और समझ लीजिए आपके कोई एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे एक दूसरा प्रोजेक्ट आ गया तो एक आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी आपको 10 नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। उसके हिसाब उसको कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। और एक होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज एनालाइजिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रेशियोज। यानी कि समझ लीजिए आपके पास कोई एक टारगेट है 20 मिलियन का, उसको आपको अचीव करने के लिए 2 बंदे सेल्समैन काफ़ी हैं, वो 2 बंदे 20 मिलियन का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी ने आपको अभी नया टारगेट दिया है 100 मिलियन के टारगेट को अचीव करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। तो आप रेशियो के बेस में एनालिसिस करके समझ लीजिए 20/2 कर लेंगे, आपको 10 लाख, एक बंदा 10 लाख का एवरेज देगा। तो उस हिसाब से आपको टोटल 10 बंदे चाहिए 100 मिलियन के टारगेट को अचीव करने के, यानी कि आपको 8 नए बंदे हायर करने हैं 100 मिलियन के टारगेट को अचीव करने के लिए। इसको कहते हैं रेशियो एनालिसिस। इन 2 मेथड्स के द्वारा आप फ्यूचर में मैन पावर रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यू कैन प्रिडिक्ट दी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्यूचर। सपोज आपने अभी अंदाज़ा लगा लिया कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट को प्रेडिक्ट कर लिया। तो अभी प्रोसेस में नेक्स्ट आता है मैन पावर हायरिंग और रिक्रूटमेंट। पावर हायरिंग या उसको रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। एक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द एप्लीकेंट्स फॉर द न्यू पोजीशन इन द कंपनी। यानी कि इस मैन पावर हायरिंग या रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे कि आप सही कैंडिडेट को ढूंढते हैं या उनको अट्रैक्ट करते हैं नई पोजीशंस के लिए आपकी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। इसको मैन पावर हायरिंग कहते हैं। सबसे बेहतर बंदा कौन होता है किसी भी बंदे को हायर करने के लिए? डिपार्टमेंट मैनेजर्स या रोल मैनेजर्स ही सबसे बेस्ट होते हैं। उसके डिपार्टमेंट में किसी नीचे जूनियर को लाना चाहते हैं तो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर ही बेस्ट होता है उसको हायर करने के लिए, क्योंकि HR मैनेजर्स या रिक्रूटमेंट मैनेजर को उतनी उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होती जिसको हायर करेगा। वो तो ऐसे ही बेसिकली प्रोसेस कर देगा उस बंदे को, लेकिन डिपार्टमेंट का मैनेजर ही इसको इन्वॉल्व करना चाहिए हायरिंग के प्रोसेस में, ताकि वो बेस्ट कैंडिडेट को हायर करे। HR मैनेजर या रिक्रूटमेंट बैकग्राउंड चेक के लिए या उसके अदर स्किल्स को चेक करने के लिए ज़रूरी होता है। मैन पावर हायरिंग 2 लेवल तक होती है, या तो किसी नए बंदे को हायर करना होता है या किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिप्लेस करना होता है। नए बंदे कब हायर होते हैं? जब HR टीम या रिक्रूटमेंट टीम हर साल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाती है कि नए पोजीशंस ओपन हुए हैं इस साल हमारे गोल को अचीव करने के लिए, और वो बिज़नेस की सक्सेसफुल के लिए उस जॉब्स कुछ पोजीशंस को फिलअप करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। सपोज़ आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, सपोज़ कोई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का, और आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग काम नहीं करती, एक प्रोजेक्ट मिल गया,
तो अभी उस प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करना क्रिटिकल होता है, एक सॉफ्टवेयर सीनियर डेवलपर को हायर करना क्रिटिकल होता है। उस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल की रिक्वायरमेंट है ही, आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, उनको जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते, उनको आपको हायर करना ही है। तो हर साल तो कोई रिक्रूटमेंट टीम एक चार्ट बनाती है, उसके हिसाब से नए एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं। मैन पावर हायरिंग का सेकंड वाला लेवल है रिप्लेसिंग द ओल्ड एम्प्लॉय। अभी कोई एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के जाता है, किसी बंदे की ज़रूरत होती है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई हायर मैनेजर कोई जाता है तो उसकी नेक्स्ट इमीडिएट पोजीशन पे जो होगा वो उसकी पोजीशन लेगा, ये बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर से कोई बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ना हो, पोजीशन रिक्रूटमेंट टीम के पास चली जाती है कि वो उस पोजीशन को फिलअप करे। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट टीम या मैन पावर हायरिंग टीम अपने सोर्सेस के द्वारा इस पोजीशन को फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो वो सोर्सेस कौन से हैं? सोर्सेस ऑफ मैन पावर हायरिंग। कोई भी हायरिंग टीम डिफरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल करती है उस पोजीशन को फिलअप करने के लिए। सबसे पहले तो उनके पास सोर्स होता है, वो प्रायोरिटी देते हैं इंटरनल सोर्स, उसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्स, उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। रिक्रूटमेंट टीम या मैन पावर हायरिंग टीम के लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है कि इंटरनल एम्प्लॉय को या इंटरनल सोर्स के द्वारा किसी भी पोजीशन को फिलअप करे, क्योंकि ये सबसे आसान भी होता है और उस एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादा बैकग्राउंड रिसर्च भी नहीं करनी पड़ती। एम्प्लॉई कंपनी के बारे में सब कुछ ऑलरेडी जाना होता है और उसके जिस पोजीशन के लिए हायर किया गया है उसका मैनेजर उस एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सब कुछ अच्छी तरीके से जानता है, उस सही तरीके से उस पोजीशन में मिंगल हो जाता है। उसके बाद अगर से इंटरनली कोई पोजीशन, कोई भी ओपन पोजीशन को क्लोज ना कर सके, हायर ना कर पाए, तो रिक्रूटमेंट टीम हो जाती है एक्सटर्नल सोर्सेस की तरफ। एक्सटर्नल सोर्सेस यानी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को किसी रिकमेंड करने के लिए बोलती है, रेफर करने की बोलती है। भाई तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त है जिससे तुम अच्छी तरीके से जानते हो इस पोजीशन को फिलअप कर सके, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेस हो गया। कल अपने कलीग को लेके आता है, ये मेरे साथ ऑलरेडी काम कर चुका है, हम दोनों एक ही टीम में थे इससे पहले, और ये मेरे साथ यहाँ पे भी सही तरीके से काम करेगा। वो बोलता है कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, ये सही तरीके से काम करेगा। ये एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा रेफरल हो गया। अगर जो एक्सटर्नल सोर्सेस के द्वारा भी हायरिंग टीम उस पोजीशन को फिलअप ना कर सके, तो तीसरे स्टेज में वो जाती है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की तरफ। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द पोजीशंस इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेस के द्वारा क्लोज हो जाती है। बाकी बचे 20% वो कंसल्टेंट की तरफ आते हैं। जैसे कि आपका एक ऑनलाइन कंसल्टेंट है, जैसे कि लिंक्डइन, नौकरी, टाइम्स जॉब या हंटर्स, जॉब हंटर्स, इंडीड या बैथ, ये सब हो गए ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है। या कंपनीज दूसरी लोकल कंसल्टेंट की तरफ भी जाती है जो मैन पावर को ऑफलाइन रिक्रूट करे, उस तरीके से तौर पर जाती है। लेकिन याद रखिए 80% ऑफ द मैन पावर was hired from the internal sources or the external sources. Only 20% positions which is going to be posted on the recruitment consultant. Okay, दोस्तों ये था मैन पावर हायरिंग का एक पूरा प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारी वेबसाइट पे एंटरप्रेन्योर नोट्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो उधर जाके इसके बारे में डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।